रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की लास्ट वीडियो है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो रोटेशनल एनर्जी आपको बताई हुई थी, सिंपल बताई हुई थी मैंने आपको रोटेशनल एनर्जी ई आर कितना होता है, बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, जे जो है ये रोटेशनल लेवल, जो लेवल है उसका नंबर होता है। ठीक है, इसको आप पर सेंटीमीटर का यूनिट लेके कर सकते हो या फिर जूल का यूनिट लेके कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको। एक और है आपके पास एनर्जी का फार्मूला, वो क्या है, वह है आपके पास E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है, ये रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ये क्या है, ये रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए जब आपको जो रोटेशनल एनर्जी है वो आपको इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। रोटेशन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर कैसे आप रोटेशनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अब E जो है, इस साइड भी E है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, अब ये क्या है, आपके पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है जो आपके पास किसके बराबर होती है, एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट जो है उसकी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ है, इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। आप जानते होंगे आपके पास जो आपका 1/λ होता है वो किसके बराबर होता है, वो वेव नंबर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेव नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये 1/λ की जगह पे लिखेंगे आप एच सी वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर है क्या, वेव नंबर जो है ये फ्रीक्वेंसी ही होती है, बट इन टर्म्स ऑफ यूनिट पर सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, बी जे प्लस वन ऐसे करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो B है रोटेशनल कांस्टेंट है, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो एच सी वेव नंबर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन। नाउ अब आप क्या करेंगे, ये जो एच सी है इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाएंगे। ये आपके पास बनेगा एच पाई स्क्वायर आई एच सी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, नाउ ये जो h है ये इसके स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, तो आपके पास आएगा यहाँ पे वेव नंबर इक्वल टू h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस वन। आप जानते हैं ये जो h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी है, ये इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिखेंगे वेव नंबर इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, ये आपके पास रोटेशनल एनर्जी ही है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। क्या है, रोटेशनल एनर्जी ही है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ठीक है, देखिए इसके बाद जैसे आपके पास रोटेशनल एनर्जी आपने वेव नंबर के तौर पर निकाली, वैसे ही आपके पास चेंज इन रोटेशनल एनर्जी भी अब वो इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे आपके पास चेंज इन रोटेशनल एनर्जी डेल्टा ई जो होता है वो किसके बराबर आता है, वो आता है आपके पास 2b जे प्लस वन के बराबर। तो जैसे आपने E की जगह वेव नंबर डाला, वैसे ही डेल्टा E की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा वेव नंबर इक्वल टू, बाकी इस साइड जो भी है वो सेम रखेंगे, J प्लस वन है। ठीक है, तो आपको किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस चीज़ का ये जो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर अगर होगा तो चिंता करने की कोशिश जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये इतना था जो मैंने आपको यहाँ पे बताना था। अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए ये मैंने यहाँ पे बताया 2b जे प्लस वन क्या है, चेंज इन एनर्जी है, ये यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा
वेव नंबर, ठीक है। तो जब बात होगी दो सिग्नल्स की, जो सिग्नल्स टू सक्सेसिव लेवल्स पे ट्रांजिशन की वजह से आएंगे, उन सिग्नल्स की जो एनर्जी होगी उनके बीच का जो ये डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, वो होगा 2b। कितना होगा, 2b होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ दिखाया हुआ है, ये ग्राफ है यहाँ पे, देखिए इसमें क्या है आपके पास, ये जो डार्क लाइंस हैं ब्लैक वाली, ये आपकी रोटेशनल लेवल है, ये लेवल है जिसको आप जे से डिनोट करोगे, जे इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। और अब आपके पास क्या होती है, ट्रांजिशन जो होती है सिर्फ जे डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 होती है, मीन्स वो सिर्फ एक स्टेप मूवमेंट कर सकता है, या तो +1 जाएगा या -1 होगा, ठीक है। जब आपके पास ट्रांजिशन जे इक्वल टू +1 होती है, जब आपके पास कोई भी ट्रांजिशन होगी, डेल्टा जे की जो ट्रांजिशन आपके पास जब +1 होगी, तो उस टाइम पे आपके पास जो स्पेक्ट्रा में प्रोसेस होगा वो एब्जॉर्प्शन का होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही आपके पास जो ट्रांजिशन होगी वो -1 की होती है, उस टाइम पे आपके पास होता है एमिशन। क्या होता है, एमिशन होता है, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, एमिशन भी होता है। वो कब होता है, वो जब ट्रांजिशन माइनस में होगी तो एमिशन होगी, जब प्लस में होगी तो एब्जॉर्प्शन होगी। प्लस का मतलब है जैसे जो अपर लेवल का नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे जो ट्रांजिशन होगी +1 होगी। जब जब ट्रांजिशन जब बैक आता है आपके पास इलेक्ट्रॉन लेवल में, तो वहां पे क्या होगी, जो जहां पे बैक आता है उसका लेवल नंबर अगर बड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, उस वाली इमिशन को क्या कहते हैं हम, -1 हो रही है ट्रांजिशन, और उसको हम एमिशन कहते हैं, ठीक है। इतना काफी है। उसके बाद देखिए, अब हम बात कर रहे थे आपके ट्रांजिशन की, यहाँ पे ग्राफ में। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही आपकी ट्रांजिशन लेवल नंबर 0 से 1 के लिए होगी, तो देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है आपके पास ये है यहाँ पे चेंज कितनी आ रही है 2 सक्सेसिव लेवल्स में, और ये है टोटल एनर्जी आपकी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं टोटल एनर्जी बराबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उतनी आती है कि नहीं आती है। देखिए, जब हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल 0 टू लेवल 1, तो आपके पास एनर्जी कितनी लगेगी, वहाँ पे देखिए एनर्जी होती है आपके पास Bj × J+1। तो J जो होती है, ये लेवल जो लोअर लेवल होती है उसका नंबर लिखना होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई 0 0+1, ये आपके पास 0 आएगी, ठीक है। तो उस टाइम आपके पास एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। वैसे ही जब आप 1 से 2 जाएंगे, उस टाइम आपके पास क्या होगा, आपके पास एनर्जी क्या होगी, देखते हैं, B × 1 + 1, ये आपके पास आएगा 2b। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 से ये क्या कहते हैं 1 से 2 जब जा रही है, ठीक है, 1 से जब 2 जा रही, तो ये आपके पास यहाँ पे कितनी एनर्जी ले रहा है, 2b की एनर्जी ले रहा है। वैसे करके जब आप 2 से 3 जाएंगे, तो उस जगह उस टाइम पे आपके पास जो रोटेशनल एनर्जी होगी वो कितनी लगेगी, 6b की लगेगी, ठीक है। तो ये क्या थी, यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी थी, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे है दो लेवल्स के बीच की जो ट्रांजिशन है उनकी सिग्नल के बीच का क्या है, उनके उन 2 सक्सेसिव लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान देना आप, 2 सक्सेसिव लेवल्स के बीच का डिफरेंस। एक आपके पास जो सिग्नल है, एक जो ट्रांजिशन होगी, ये लेवल नंबर 2 मान के चलिए आप, ये लेवल नंबर 3 लेके चलिए आप, ये 2 से 3 जा रही, तो आपके पास कितना आ रहा है, आपकी जो रोटेशनल एनर्जी है वो कितनी है, 2 से 3 जाते टाइम है आपके पास 6b। कितनी है, 6b है, ठीक है, कितनी है, 6b है। लेकिन जब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी वो लेवल नंबर जब 3 से लेवल नंबर जब 4 पे जाएगी, तो देखिए अब उस टाइम कितनी आती है, उस टाइम आती है आपके पास 12b, ठीक है। क्या आता है, कितनी आती है एनर्जी, ये आपके पास क्या है, एनर्जी है, ठीक है। अब बोलते हैं इन दो लेवल नंबर 3
लेवल नंबर 2 की जो एनर्जी है, लेवल नंबर 2 की एनर्जी जो है कितनी थी, 2 पे जब रोटेशन हो रही थी लेवल नंबर 2 पे, वो कितनी थी 6b थी, ध्यान रहे। और लेवल नंबर जब 3 से हो रही थी तो तब कितनी आई, 12b आई, ठीक है, कितनी आई, 12b आई। तो अब हमको क्या करना है, इस लेवल की इसकी जो एनर्जी है, लेवल नंबर 3 की एनर्जी है वो 12b है और लेवल नंबर 2 की है 6b। तो ये दोनों जो लेवल्स हैं ये क्या है, सक्सेसिव लेवल्स है, मीन्स साथ वाली एनर्जी लेवल्स हैं। तो साथ वाली एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस जब हम निकालेंगे, E3 माइनस E2 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, डेल्टा E आएगा। तो डेल्टा E का आपके पास क्या वैल्यू, क्या फार्मूला होता है आपके पास डेल्टा E का, डेल्टा E का जो आपके पास फार्मूला होता है वो है 2bj+1। ये j कौन सा j होता है, लोअर लेवल का, 2 से 3 जा रहा है, लेवल 2 हमने यहाँ पे j की जगह लिखना है। तो 2b2+1 आपके पास आएगा 3 2s are 6b। तो कितना आया आपके पास, 6b आया आपके पास फार्मूले की हेल्प से, ठीक है, फार्मूले की हेल्प से कितना आया आपके पास, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लेवल्स विच एंड विच 2 and 3, कितना आया आपके पास, 6b आया, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपके पास लेवल नंबर 3 और 2 के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कितना यहाँ पे शो हो रहा है, 6b शो हो रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है जब सिग्नल, इनका जो सिग्नल होगा उन दो सिग्नल्स के बीच, अभी तक हमने किसके बीच की कहा, एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस देखा, अब हम कहेंगे दो सिग्नल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एनर्जी डिफरेंसेस हैं बिटवीन 2 सक्सेसिव लेवल्स, तो ये क्या है, जब 1 और 2 का देखते हैं हम तो 2b होता है, ये सॉरी 0 and 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस 2b होता है, 1 and 2 के बीच का 4b होता है, 2 and 3 के बीच 6b होता है, 3 and 4 के बीच 8b का एनर्जी डिफरेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो सिग्नल्स है वो एक लाइन पर ड्रा करके देखेंगे, उन सिग्नल्स के बीच की हम एनर्जी गैप देखेंगे, क्या देखेंगे, उन सिग्नल्स के बीच का एनर्जी गैप देखेंगे। तो ये है सिग्नल्स, ठीक है। ये सिग्नल आया जब आपके पास कहाँ से कहाँ जाता है, 0 से 1 जाता है, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। तो वैसे वैसे उन लेवल्स के बीच का ये क्या है, ये है लेवल्स के बीच का डिफरेंस, कितना है, पहले वाले पर 2b होता है और यहाँ पे कितना है होता है, यहाँ पे एनर्जी गैप जो होता है वो कितना 4b होता है, यहाँ पे 6b होता है, ठीक है। तो जब हम इन दो सिग्नल्स के बीच का अब डिफरेंस देखेंगे, सिग्नल्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। सिग्नल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, और वो कितना है, वो है 2b, क्या है 2b। तो उसको हम कहते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सिग्नल्स, 2 सक्सेसिव सिग्नल्स या 2 सक्सेसिव सिग्नल्स ऑफ और 2 सिग्नल्स ऑफ सक्सेसिव लेवल्स, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, कितना है, 2b होता है। ये था आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम। इसमें मैंने आपको समझाया कि एनर्जी डिफरेंस कितना होता है और सिग्नल के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होता है। तो कहीं पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि एनर्जी लेवल डिफरेंस कांस्टेंट होता है या सिग्नल के जो सिग्नल्स होता है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी लेवल्स के बीच का कांस्टेंट नहीं होता है डिफरेंस, वो तो कहीं पर देखिए पहले में सिर्फ 2b का डिफरेंस है, बाकी नेक्स्ट वाले लेवल पे जब हम जाते हैं तो 4b का डिफरेंस आता है, उससे नेक्स्ट जाते हैं तो 6b का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो बढ़ता जाता है, लेकिन हम जब दो किसी सक्सेसिव के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट रह जाता है, कितना रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। अब हम मूव करते हैं आपकी एप्लीकेशन जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उनकी तरफ। एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ हम बात करेंगे कि आपकी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कहाँ कहाँ आपकी हेल्प करती है आपके एटम या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, ठीक है। इसके यहाँ पे हम 4 या 5 एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो है आपका एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ड्यूरिंग रोटेशन उसमें हेल्प करता है कैलकुलेशन में, ठीक है। उसके बाद
सेकंड जो है वो है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। जब हम मॉलिक्यूल में किसी एक एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके दूसरे आइसोटोप से, तो वहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है, उसकी रोटेशनल एनर्जी में, उसके रोटेशन में क्या डिफरेंस आता है, उसके बारे में हमको हेल्प करता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वहाँ पे क्या असर होने वाला है उसका भी, या कितनी होनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके बारे में आपको बताता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ है कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ रोटेशन, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ रोटेशन, या इसको आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। एक इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है आपकी रेडिएशंस को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसमें रोटेशन होती है, उस रोटेशन को करने में कितना टाइम लगता है, उस टाइम को कैलकुलेट करने में भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन करके इनकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसकी कैलकुलेशन में हमें हेल्प करता है रोटेशनल कांस्टेंट बी, ठीक है। जब हम रोटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें फार्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस फार्मूले में आपको कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखता है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब आप इससे रोटेशनल कांस्टेंट से पोजीशंस की एक्सचेंज करते हैं तो आप इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको पर सेंटीमीटर में या फिर जूल में भी लिख सकते हैं, और जूल के लिए ये फार्मूला होता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जूल, ठीक है। तो इससे आपने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दी, तो आपके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फार्मूला आया आपके पास h अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी सी। ध्यान रहे यूनिट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो मैंने कौन सा वाला लिखा, ये मैंने पर सेंटीमीटर वाला लिखा, ठीक है, पर सेंटीमीटर वाला लिखा। यहाँ पे अगर आप जूल वाला फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, I इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर बी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें ये कहता है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। आपको B और J का रिलेशन भी पता होना चाहिए, I और B का जो रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू J, J इज द रोटेशनल लेवल नंबर एंड B इज द रोटेशनल कांस्टेंट, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की ओर, जो आपको क्या कहती है, आपके आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट के बारे में बताती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन पे मूव करने से पहले पता होना चाहिए कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप जो है ये एलिमेंट का एक एटम का सेम सिस्टम होता है, सेम पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्ट नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ी सी चेंज होती है, और वो चेंज होती है मास के डिफरेंस की चेंज, ठीक है। आइसोटोप जो होते हैं ये एक ऐसा मटेरियल है जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, सिर्फ उसका मास जो होता है वो क्या करता है, वो डिफर करता है, ठीक है। वहाँ पर रेट जो साइज होता है एटम का वो भी सेम रहता है, सिर्फ चेंज अगर कोई चीज होती है तो वो क्या है, मास चेंज होता है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए आपके पास, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी आपको CO की, इसकी CO की। आप जानते हैं कार्बन के आइसोटोप के बारे में आप जानते होंगे, C12, C13, C14, ठीक है। अगर आपके पास एक टाइम पे जब आप स्टडी कर रहे होंगे CO मॉलिक्यूल को, तो आपके पास होगा C12, ठीक है। क्या होगा, C12। इसके बारे में आपने सारी जानकारी हासिल करी विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी बार आपको ऐसी कंडीशन दी जाएगी, ये कंडीशन नंबर A है, दूसरी बार आपके पास कंडीशन दी जाएगी जहां पे आपके पास आइसोटोप ऑफ कार्बन होगा C13, क्या होगा, C13 होगा, ठीक है। तो अब बोलेंगे बताओ इस टाइम पे क्या असर पड़ेगा आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है उस पे क्या असर पड़ेगा इस आइसोटोप के यहाँ पे आने की वजह से। तो वो हेल्प कौन करता है, हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करता है उस इफेक्ट को स्टडी करने में, ठीक है। देखिए
अब क्या है, आपको ध्यान रखना है जब हम क्या करते हैं इस एटम को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके आइसोटोप से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमको क्या होता है, मास गेट्स चेंज्ड, मास गेट्स चेंज, ठीक है। मास जो होता है आइसोटोप का वो डिफरेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आप जो साइज मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और यहाँ पे जो मास है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम जानते हैं आपके पास B जो है वो किसके बराबर होता है, H/8π² IC के बराबर होता है। वहां पे जो आपके पास I होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एक और फार्मूला है, I = रिड्यूस्ड मास R का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये आपके पास B का फार्मूला है H/8π²IC। वी नो दैट I is equal to mu R square. This mu is the reduced mass, okay? reduced mass means ये मास के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आएगा B = H/8π²C mu R square। आपको क्या करना है, सिर्फ मास से रिलेटेड चीज आपको दी हुई है, बाकी चीज को आप साइड पे रखेंगे, आप रिलेट करेंगे रोटेशनल कांस्टेंट को और रिड्यूस्ड मास को, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दो चीजों को रिलेट करेंगे, विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रोटेशनल कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जब आपके पास दो कंडीशन दी हुई होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरी चीज का जो रिड्यूस्ड मास होगा वो आएगा μ1 और इसका जो आएगा वो होगा μ2, ठीक है। तो इसके लिए जो रोटेशनल कांस्टेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा, उसको मैं B1 से डिनोट करूंगी, और इसको क्या करेंगे, इसका जो होगा वो B2 होगा। हम जानते हैं B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे B1 लिख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो इसके लिए म्यू लिखूंगी मैं, वो इसको इनवर्स में लिखना है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद B2 लिखेंगे तो इसका μ2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा, एक फार्मूला आ जाएगा जिसमें से आपके पास किसी एक का रिड्यूस्ड मास या किसी एक का रोटेशनल कांस्टेंट इजीली आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये था आपके पास दो एप्लीकेशन जो हेल्प करती हैं कि आइसोटोप की सब्स्टिट्यूशन से क्या असर पड़ता है आपके स्ट्रक्चर पर, ठीक है। देखिए, जैसे आप आइसोटोप करेंगे आपको पता चलता है कि मोस्टली जो आपके पास आइसोटोप्स होते हैं उनका मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई आइसोटोप हैवी होगा, कोई क्या होगा, लाइटर होगा। जैसे आप किसी लाइटर आइसोटोप को उसके हैवियर आइसोटोप से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें जो आपके पास रोटेशनल लेवल्स होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस गैप होता है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो लेवल्स यहाँ पे है ये C12 की शो होंगी, और ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे ये C13 वाले मॉलिक्यूल की शो होंगी। तो इसके लिए जो लेवल्स होंगी वो क्या होंगी, थोड़ी सी दूर होंगी, ठीक है। थोड़ी सी, ये क्या है, रोटेशनल लेवल्स हैं, ये क्या होंगी, दूर होंगी। लेकिन जैसे मैंने इसको इसके हैवियर आइसोटोप से क्या किया, इसके हैवियर आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट किया, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसकी जो लेवल्स होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कंप्रेस होती हैं, क्लोज आती हैं एक दूसरे की, तो इतना गैप नहीं रहता है, ये क्या आती हैं, नज़दीक आ जाती हैं एक दूसरे के। समझ आई आपको क्या होता है, अगर आप किसी लाइटर आइसोटोप को उसके हैवियर आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो उनके रोटेशनल लेवल्स होंगे उनके बीच का जो डिफरेंट गैप होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी का उलट ले लीजिए आप, कि अगर आप किसी हैवियर आइसोटोप को उसके लाइटर आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसके जो रोटेशनल लेवल्स होंगे अब μ1 के, वो क्या होंगे, उसमें गैप ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी आपको समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की ओर, जो आपको बताता है फोर्स कांस्टेंट के बारे में।
थर्ड एप्लीकेशन इज द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय के। ध्यान रहना कहीं फार्मूले पे के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, तो आप इन दोनों को कंफ्यूज नहीं कर देना फार्मूले में। कहीं पे आप फोर्स कांस्टेंट यूज कर दोगे, कहीं पे आप फिर ढूंढोगे वैल्यूज की कौन सी लिखें, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, उसकी एक वैल्यू होती है, और के की जो ये जो फोर्स कांस्टेंट है इसके लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे किस टाइप का रोटर लेना है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कौन सा रोटर कंसीडर करते हैं, नॉन रिजिड रोटर कंसीडर करते हैं। ध्यान रहे कहीं पे आपको इंटरव्यू में या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट इन अ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी विच टाइप ऑफ रिजिड रोटर वी कंसीडर्स। द आंसर इज नॉन रिजिड रोटर, ओके। तो नाउ देखिए इसका लिए फार्मूला, व्हेन वी यूज यूनिट पर सेकेंड, उस टाइम आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ऑफ के म्यू, ठीक है। ये के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, एंड दिस म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा इनमें डिफरेंस होता है। जब मैं आगे वाइब्रेशनल आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाऊंगी वहां पे मैं आपको फिर से याद कराऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि यहाँ पे हम फार्मूले में क्या यूज कर रहे हैं। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि नहीं, बट वो बात मैं आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही बताऊंगी कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जब हम पर सेकेंड की बात करेंगे उस टाइम पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसका फार्मूला है 1/2 पाई रूट ऑफ के म्यू पर सेकेंड। बट जब हम बात करते हैं पर सेंटीमीटर यूनिट की, उस टाइम पे हम वेव नंबर्स को लेके बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं, वेव नंबर्स को लेके बात करते हैं, एंड द फार्मूला इज 1/2 पाई सी रूट ऑफ के म्यू पर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि कैसे रिमूव करना है, हमने कैलकुलेट करना है। इनकी पोजीशंस को आप एक्सचेंज करेंगे, 2 पाई सी और रूट म्यू को यहाँ पे लेके और बाकी कैलकुलेट करेंगे अपना के, ठीक है। नाउ द फोर्थ जो आपके पास एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसको आप यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, इसलिए इसको आपने डिनोट किससे किया, रिप्रेजेंट किससे किया है, TR से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। देखिए जो पीरियड ऑफ रोटेशन है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1/, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है आपका पीरियड ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आपके पास एक फार्मूला तो ये आ गया, लेकिन अगर आपके पास जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो नहीं दी होगी तो यहाँ पे आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, उसके लिए आपको रोटेशनल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू या एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो 2 पाई म्यू के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, इसको म्यू इज इक्वल टू ω/2 पाई करेंगे, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप इसको कह सकते हैं, है, ठीक है। अब आप इसको पुट करेंगे 1/v रोटेशनल के जगह पे, तो आपके पास जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो किसके बराबर आएगा, पीरियड ऑफ रोटेशन आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रोटेशनल, ठीक है। तो ये आपके पास होगा पीरियड ऑफ रोटेशनल का फार्मूला। नाउ एक और है आपके पास यहाँ पे लाइन विड्थ के बारे में जो एप्लीकेशन आपको बताती है। लाइन विड्थ का मतलब यहाँ पे क्या है, लाइन विड्थ मीन्स आपका जो सिग्नल होगा उसकी कितनी विड्थ होगी, ठीक है, जिसको आप डेल्टा म्यू बार के से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ म्यू बार, नहीं सॉरी ये डेल्टा म्यू है, सिर्फ जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उससे, ठीक है। वो आपके पास कहता है डेल्टा म्यू इज इनटू डेल्टा टी
इज इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, इस पे अब क्या होगा, आपके पास ये क्या है, ये विड्थ है, ये टाइम जो है टाइम पीरियड है, ये h/4 पाई आपको कभी कभी वो एच कट के फॉर्म में भी देंगे तो उसका ध्यान रखना है। एच कट के फॉर्म में देंगे तो वो आपके पास होगा डेल्टा न्यू डेल्टा टी इज इक्वल टू h/2 पाई 2। ठीक है, h/2 होगा सिंपली। तो ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पूछ रहे हैं, आपको क्या दिया हुआ है सामने। ठीक है, अब क्या करते हैं आप लोग, देखिए अब क्या करेंगे हम, आपके पास टाइम पीरियड दिया होगा, टाइम पीरियड दिया होगा और आपको विड्थ कैलकुलेट करनी होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो आपके पास एक रिलेशन बनता है, डेल्टा न्यू इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। टी इज द लाइफ टाइम, और इससे आप क्या करेंगे, ये फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फार्मूला, ये आपके पास आएगा डेल्टा न्यू 1 अपन डेल्टा न्यू 2 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपन डेल्टा T1। और इससे आप इन चारों में से कोई भी एक चीज जो आपको कैलकुलेट करनी होगी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जितना आपको ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, आप इनको एक दो बार रिपीट करके देख सकते हैं, अगर समझ नहीं आई है रिपीट करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फार्मूलाज का यूनिट्स का ध्यान रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, सिर्फ फार्मूले याद नहीं करने हैं, फार्मूले याद करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं शायद नहीं बोली हूँ पीछे की वीडियोस में, पहले की वीडियोस में, वो यहाँ पे है कि आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसके लिए एक जो मेन चीज है जो होनी बहुत जरूरी है वो है प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें डायपोल मोमेंट नहीं है तो वो आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन शो नहीं करेगा। तो डायपोल मोमेंट क्या है नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा, सिंपली जो है आपको देखना है कि वहां पे चार्ज की सेपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। पोलर है अगर तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा, आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा, वो आपके पास क्या है, आपके पास जो माइक्रोवेव एक्टिव होगा। ठीक है, अगर आपके पास होमोन्यूक्लियर सिस्टम है, हाँ इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको मैंने कहा कि डायपोल मोमेंट का, परमानेंट डायपोल मोमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर HCl है तो क्या ये शो करेगा आपके पास रोटेशन, तो यस शो करेगा। फिर क्वेश्चन आता है क्या आपके पास H2 शो करेगा, क्या आपके पास H2 या A2 की फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल होगा वो शो करेगा आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आंसर सिंपली अगर कोई देगा तो वो होता है नो, बिकॉज हियर डायपोल मोमेंट आप शो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आप रोटेशनल स्पेक्ट्रा इसका देख सकते हैं, तो इसके लिए यस कंडीशन है। अगर आप इसको नॉन मेटेलिक जो एरिया आप कंटेनर में इसको रखेंगे और कुछ और कंडीशंस डालेंगे तो वहां पे आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, तो yes there are certain conditions which can in which a homonuclear molecule can show a rotational spectra। ठीक है, तो वो जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि डायपोल मोमेंट नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, कंडीशंस हैं, एक्सेप्शंस है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस होगी ही, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ साथ आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।